इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। आपका बहुत स्वागत है। आज राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस है और दो बड़ी हस्तियां हमारे स्टूडियो में हैं। टैक्स एडवोकेट डॉक्टर किशोर जी दुबे, आपका बहुत स्वागत है सर। सीए हैं मनीष जी राठी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दोनों ही हस्तियां अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। आज चूँकि महत्वपूर्ण दिवस है इसलिए हम इसी पर फोकस बात करेंगे। सर, आज का जो दिवस है इसका महत्व क्या है? आज जो सीए दिवस मनाया गया है, सीए लोग जो रहते हैं जी, ये देश की एक आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक रहते हैं। ये अपने ज्ञान के कौशल और वित्तीय ज्ञान से राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज सीए के बगैर देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। जो भी अपने वित्त मंत्रालय है, वित्त व्यवस्था जितनी भी रहती है, इसके पीछे सीए का ही हाथ रहता है। आज व्यापारी वर्ग हैं या कंपनियां हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, इन सबको सीए के बगैर उनका कार्य होना मुश्किल है, क्योंकि सभी की इनकम रहती है, उन पर टैक्स आता है। वो इस सब झंझटों से मुक्त करने के लिए सीए के पास जाते हैं, वे अपनी समस्याओं को हल करते हैं और इसी से सभी की ये गतिविधियां राष्ट्र की चलती रहती है। क्या बात है, मतलब देश की समृद्धि में इसका सीए का बहुत योगदान है। निश्चित तौर से आप जो देश के लिए कर रहे हैं वो सम्माननीय है, इसीलिए समाज में बहुत सम्मान की नज़र से आप लोगों को देखा जाता है। सर, आप पहले किसी संगठन भी हैं क्या? आप लोगों के कोई संगठन जिसमें आप किसी पद पर रहे हैं? हाँ, वैसे तो हमारा संगठन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना आज ही के दिन 1 जुलाई 1949 को हुई थी। और निश्चित रूप से यह दिन हर सीए के लिए एक गर्व और उत्सव का प्रतीक है और उसी तारतम्य में हम इस सीए दिवस को मनाते हैं। हमारी एक सेंट्रल काउंसिल रहती है जिसमें पूरे इंडिया के जो है बॉडी रहती है, उसमें जो मेंबर रहते हैं वो सब सीए लोग ही उनका इलेक्टेड करते हैं। और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट एक्ट के तहत कुछ नामिनी सदस्य भी उसमें नामित करती है, जो कि सारी पॉलिसी बनाते हैं कि किस तरीके से जो है सीए प्रोफेशन में काम होगा और क्या होगा। उसके बाद में रीजनल काउंसिल मेंबर की एक कमेटी अलग रहती है जो क्षेत्रीय स्तर पर रहती है, जिसको 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसके बाद में ब्रांच लेवल पे, जैसे हमारा देवास जो है उज्जैन ब्रांच से रेगुलेट होता है, जहाँ एक पर्टिकुलर सीए की मिला के उनकी ब्रांच बना दी जाती है। तो इस तरीके से ये संगठन काम करता है। ये संगठन हमारा जो है विशेष रूप से अंकेक्षण, मतलब जिसको हम ऑडिटिंग सर्विसेज बोल सकते हैं जी। और उसके बाद में टैक्सेशन और वित्तीय सलाहकार, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, और एक अपने आप में सीए का प्रोफेशन आदमी को इतना आगे तक ले जाता है कि वो किसी भी क्षेत्र में अगर अपना कार्य करेगा, कुशलता पूर्वक अपना ज्ञान देगा, तो वो कहीं ना कहीं जो है उस प्रोफेशन के कारण जो है उसने जो पढ़ाई की है या जिस तरीके से उस इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस है वो अपने आप में उसको परिपक्व और मैच्योर्ड इंसान के रूप में बना देता है। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसको करने से बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं अपने आप को एक सीए होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मैं भगवान का, ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को इस प्रोफेशन में देश की समृद्धि का हिस्सा बनने का मौका दिया। बिल्कुल, और इसीलिए हमको पार्टनर्स इन नेशनल बिल्डिंग में बोला जाता है। हम देश की उन्नति के में और एक आर्थिक समृद्धता हो देश की, इसमें हम निश्चित रूप से पार्टनर की भूमिका निभाते हैं। इस चीज़ को लेके भी जो है अपने आप में मैं संतुष्टि का अनुभव करता हूँ। सर, जो डे विशेष है उसके सेलिब्रेशन के तरीके क्या रहते हैं? कैसे आप लोग उसको एंजॉय? अभी हमारा जैसे उज्जैन ब्रांच है, यहाँ पे हमारा देवास उज्जैन ब्रांच से रेगुलेट होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, रक्तदान का कार्यक्रम हुआ और भी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और हम उनको एक यादगार दिवस के रूप में इसीलिए मनाते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तो जो विशेषज्ञताएँ हैं वो अपने आप में किसी से छुपी नहीं है। यदि हम अपने दर्शकों को इस विषय पर बात करें कि जो टैक्स का जो क्षेत्र है, चाहे वो व्यापारी हों या नौकरी पेशा लोग हों, वो इनको किस तरह से मैनेज करें, इनकी झंझटों से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखें, ये कृपया आप बताइए। देखो, जो व्यापारी वर्ग है
वे अपनी दुकानों पर ईमानदारी से कार्य करें, जी जो भी इनकी खरीदी बिक्री के बिल रहते हैं वे ईमानदारी से रखें, और डेली की डेली अगर उनका हिसाब रख लेंगे, वो केवल मुश्किल से कम मिनट लगता है, 2-5 मिनट में कर सकते हैं। अगर वे उसमें आलसीपना करेंगे, नहीं रखेंगे, तो वो चढ़ता जाएगा, तो वो झंझटों में आ जाएंगे। और रोज़ का हिसाब रखेंगे और हमें प्रस्तुत करते जाएंगे, तो वे हमेशा सुकून भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। और टैक्स भी बहुत हम जो भी बनता है उसमें जो भी हमारा सहयोग रहता है वो हम करते ही हैं उनके लिए। सर, जीएसटी को किस नज़र से देखते हैं? सर, जीएसटी 1 जुलाई, आज वास्तव में 1 जुलाई 2017 में जब हुआ तो यह जीएसटी दिवस भी एक तरीके से इसी दिन जीएसटी का भी कार्यक्रम मोदी जी ने जो है 1 जुलाई के दिन, मतलब 30 जून को हुआ था, 1 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ, तो 1 जुलाई को मोदी जी ने पहले भाषण में जो है सीए को ही बोला कि आपको ही इसको अच्छे से देश में इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि सीए की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पूरे सीए समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। जीएसटी अपने आप में वैसे तो बहुत अच्छा एक्ट है, लेकिन मेरी निगाह में जो है इसमें मैं अपने खुद के राइटअप करके जो है 4-5 बार जो है नेशनल लेवल पे मैंने जो है मेल भी किया है, और मेरी खुद की ऐसी मंशा है कि जीएसटी हर तरीके से अच्छा है, लेकिन कुछ इसमें सुधार हो सकता है, जिसमें अगर मेरा वो कंसेप्ट अगर हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी कोई ना कहीं हम जैसे लोग ही बैठे हैं, विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, मैं इतना विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, पर फिर भी जो है मेरा एक कंसेप्ट है कि जो है जीएसटी को अगर करना है, अगर उस तरीके से हो जाता है तो 80% जो जीएसटी की समस्या है, जो मतलब आम आदमी है, वो 80% जीएसटी की फॉर्मेलिटी के से भी बाहर हो सकता है। ये मेरा मानना है। इसमें गवर्नमेंट को सिर्फ इतना करना है कि कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो एमआरपी बेस्ड कर दें। एमआरपी बेस्ड रूल पहले एक्साइज में भी होता था, उस एमआरपी बेस्ड गुड्स के आधार पर अगर जीएसटी हो गया तो होगा क्या कि जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि जैसे हिंदुस्तान लीवर एक लक्ष्य साबुन बनाता है, वो 10 रुपये में मान लो बिक रहा है, तो पहले एक एसएसआई का कंसेप्ट होता था, तो उसमें अमेंडमेंट मिलता था। तो आज एमआरपी आपने लक्ष्य साबुन को 10 रुपये की रखी, 10 रुपये की वो साबुन हिंदुस्तान लीवर से अगर चला है, अगर गवर्नमेंट वहाँ पे 6 रुपये से उसकी वैल्यूएशन बेस्ड जीएसटी लेता है वैल्यूएशन करके, तो 6 रुपये पे वहाँ हिंदुस्तान लीवर से जीएसटी ले लिया। अब उसको ओपन फॉर ऑल कर देना चाहिए इकोनॉमी में, तो उससे ना तो ई वे बिल का झंझट है, ना डीलर के पास गया। तो अभी क्या होता है कि 6 रुपये में वहाँ से तो चल गया, उसके बाद में सुपर स्टॉकिस्ट के पास आया, फिर किसी होलसेल डीलर के पास आया, तो सिर्फ इनपुट और आउटपुट का ही खेल चलता रहता है। 10 पैसे उसने इनपुट लिया और वो सिर्फ फॉर्मेलिटी में लगा हुआ है। आप वहाँ 40% की जगह भले आपको लग रहा है कि इस 10 रुपये में गवर्नमेंट को आखिरी में जाके जीएसटी कितना मिल रहा है, सपोज करो उस पर 1 रुपये 80 पैसे 10 रुपये से होता है, सरकार को मान लो 1 रुपये जीएसटी मिल रहा है, तो वो 1 रुपये किस तरीके से मिल जाए, तो उतना अमेंडमेंट देके हम हिंदुस्तान लीवर से उतना जीएसटी कलेक्ट कर दें और इसको ओपन फॉर ऑल इकोनॉमी कर दें। तो जो नीचे के जो व्यापारी हैं, नीचे के जो रिटेलर व्यापारी हैं, वो सब इस प्रव्यू से और इसकी फॉर्मेलिटी से बाहर हो जाएंगे, और इससे क्या होगा कि एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी जो है वो भी बचेगी। अभी क्या होता है, डीमार्ट में कोई आदमी गया तो डीमार्ट वाला क्या करेगा, नीचे वाले सब खत्म हो गए, अब नीचे वाले व्यापारी को तो अपने जीएसटी कंसल्टेंट की भी कास्ट निकालनी है, इनपुट आउटपुट भी देखना, क्योंकि उससे स्टॉकिस्ट ने मार्जिन लिया है, उसको उसने जीएसटी पेड किया, फिर आगे जाके जीएसटी पेड हुआ। इस तरीके से जीएसटी की प्रोसेस चलती जाती है, और कहीं ना कहीं एक जो आम आदमी रहता है, आम रिटेलर रहता है, उसकी कास्टिंग ज़्यादा आती है, वो उतना पड़ता ही नहीं, मतलब हमारी सादी भाषा में बोलूँ तो उतना नहीं बिठा पाता है कि वो डीमार्ट से कॉम्पीट कर पाए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब वो 6 रुपये में वहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आज डीमार्ट वाले से भी वो एक छोटा व्यापारी अपनी गुणवत्ता के आधार पर कॉम्पीट कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे को कोई दूसरी चीज़ों में वो नहीं करना है, तो जितने में उसको पड़ रहा है उतने में अगर ये भी गुड्स ले आएगा। अभी ओवरऑल क्या हो रहा है कि जो डीमार्ट है वो लॉन्ग मतलब क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में माल उठाते हैं, उसके बाद में वो क्या होता है कि उस क्वांटिटी पे उनको डिस्काउंट भी मिलता है, एक क्रेडिट पीरियड भी मिलता है, सारी चीज़ों का बेनिफिट वो ले लेते हैं, और ओवरऑल क्या है, ये डिस्काउंट के रूप में एंड यूज़र को देते हैं, जिससे आज हमारी जो इकोनॉमी है ये बहुत भयावह स्थिति पे जा रही है। रिटेलर्स जो है, हमारी जो असंगठित क्षेत्र है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मतलब अभी जो गवर्नमेंट की जो जीएसटी आने के बाद में जो है संगठित क्षेत्र ज़्यादा बढ़ रहा है, असंगठित। आज एक छोटी कंपनी को भी आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक छोटा व्यापारी, पहले एसएसआई कंसेप्ट होता था जिसमें एक छोटे व्यापारी जो छोटे मैन्युफैक्चरर रहते थे उनको 1.5 करोड़ रुपए तक की छूट थी कि आपको नहीं भरना है, लेकिन आज एक बेचारा 10 लाख रुपए का भी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहा है तो उसको भले 50 करोड़ की कंपनी हो कि 500 करोड़ की कंपनी, उसको और इसको टैक्सेशन सेम है। मेरा कहना ये है कि अगर ये एक एसएसआई यूनिट का कंसेप्ट लाना चाहिए, और उसमें जैसे जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी लक्ष्य साबुन का,
वहाँ 40% बेस जो आप उसको अमेंडमेंट दे रहे हो कि आप 6 रुपये पे इससे जीएसटी ले लो, बाहर कर दो। ऐसा ही छोटा व्यापारी है, यहाँ छोटी कंपनी है, इसको 50% का अमेंडमेंट दे, ताकि वो जो 10% का डिफरेंस है उससे कॉम्पीट भी कर पाए और आगे जाके उनसे जो अपनी ब्रांडिंग करना है उसको वो भी कर पाए और पैरेलल अपने आप को मार्केट में स्टेब्लिश कर पाए। तो इससे छोटे और कुटीर उद्योग हैं वो भी बड़े उद्योगों के आगे अपनी क्वालिटी और अपने दम पे जो है थोड़ा थोड़ा उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। आज छोटे उद्योग को एकदम से आप बड़े उद्योग के लेवल पे रख रहे हो तो छोटा उद्योग उतनी आसानी से नहीं पनप पाएगा, उसको उतनी ग्रोथ करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि टैक्सेशन सेम है, सारी चीज़ें सेम है, लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, जो क्वालिटी ऑफ आप बोल सकते हैं कि एम्प्लॉई हैं और उसके पास सब है, सिर्फ वो अकेला चला है, एकला चल वाली भाषा देखते हैं अपन, तो वो अकेला चल रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर उसको वही थोड़ा सा गवर्नमेंट का बैकबोन सपोर्ट मिल जाए तो वो भी आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से इससे देश की इकोनॉमी दोनों तरह से बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप देखिए कि एक सिंपल सी बात है, मैं अपने खुद के कंसेप्ट से बोल रहा हूँ, कहीं लिखा नहीं है ना किसी किताब में लिखा है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। आज हम एक शराब की बोतल पे देखते हैं, उस पर एमआरपी और एमएसपी लिखा हुआ है। आप देखिए कि गवर्नमेंट को अगर सही तरीके से अगर मान लो ब्लैक में शराब नहीं जाती है तो एमआरपी और एमएसपी के कारण गवर्नमेंट को आबकारी नीति के कारण कितना अच्छा टैक्स मिल रहा है। लेकिन यही नीति अगर हम आम गुड्स पे कर दें, रोटी कपड़ा और मकान में कहता हूं कि आप बाकी चीज़ों पे नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं करिए, लेकिन जो किराना व्यापारी जिसके रोटी कपड़े और मकान से जो चीज़ें जुड़ी हुई है आप ये एमआरपी बेस्ड कर दें। आप देखिए दवाई का पैकेट, दवाई एक मैंने आप कितनी बार देखिए, मैंने एक मेडिसिन पे देखा कि मेरे परिवार में एक को जरूरत थी, एक उनको कुछ कैंसर की मेडिसिन लेनी थी, तो 20,000 रुपये का इंजेक्शन आ रहा था। मैंने अपने सोर्स से कहीं पता करा तो मेरे को 4,500 रुपये मिला। 20,000 की एमआरपी, हमारे देश में एमआरपी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। आज एमआरपी इतनी स्ट्रिक्टली अप्लाई होना चाहिए कि मतलब जो है आप वैल्यूएशन, आप कंपनी फार्मा कंपनी ने तो 4,000 रुपये जीएसटी दिया, सरकार को जीएसटी भी 4,000 रुपये मिला, लेकिन जब बेचारा एंड यूजर ने उसकी कास्टिंग भुगती 18,000 रुपये के ऊपर। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है, इससे आय की असमानता भी बढ़ रही है और इसके कारण क्या होता है, ब्लैक मनी का जनरेशन भी होता है। अगर आप एक पैरेलल और पारदर्शी इकोनॉमी बनाएंगे और एमआरपी बेस्ड गुड्स पे मेरा बार बार फोकस है इस चीज़ पे कि गवर्नमेंट को निश्चित रूप से इस पे करना चाहिए कि हमारी जो भी कंडीशन है कि आप मेरे को डिस्काउंट देना है तो मैं अपने प्रॉफिट में से दूँ ना, मेरे को कोई कंपटीशन करना है आपसे या इनसे करना है तो मैं अपने प्रॉफिट से कॉम्पीट करूँगा। तो उससे क्या होगा कि हर तरीके से एक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, एक पारदर्शी इकोनॉमी बढ़ेगी और आम उपभोक्ता है जो अपने आप को कभी ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। उसको मालूम है कि यार इसमें इनका 25 पैसे का मुनाफा है, इनमें इनका 50 पैसे का मुनाफा है, उसी मुनाफे पे देश की इकोनॉमी चलेगी और एक तरीके से समानता के रूप में हर आदमी की जो है आय की असमानता जो एक बहुत बड़ा वो हो रहा है और ये सब बढ़ रहा है, जिससे गवर्नमेंट को कोई टैक्स भी जनरेशन नहीं हो रहा है, ये बहुत बढ़ रहा है। आप देखिए अभी आपने कोई मकान बनाया, मतलब किसी को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन आप कोई मकान बनाते हैं, आप सरिया लेने गए, स्टील लेने गए, आपको कोई बिल नहीं मिलेगा। 80% जो सरिया है उसके बिल बाजार में बिक जाएंगे। उससे कितनी बड़ी विडंबना हो रही है कि कोई ने पेंट लिया, वो पेंट का बिल भेज देगा किसी कंपनी वाले को, कंपनी वाला उसका इनकम टैक्स में भी छूट ले रहा है और जीएसटी में आईटीसी भी ले रहा है, फर्जी आईटीसी ले रहा है और आम उपभोक्ता जो है उसको अपने यहाँ यूज कर रहा है। कोई बोलता है मेरे केश का खर्चा मत बताना, मेरे केस का खर्चा बताएंगे तो मैं कहाँ बताने जाऊंगा। अगर यही एशियन पेंट्स अगर वहां से इकट्ठा जीएसटी ले लिया होता और ये आम उपभोक्ता के लिए खुला रहता तो ना तो गवर्नमेंट को चिंता है ना कुछ। आप एशियन पेंट्स पे 2 कर्मचारी बिठाओ ना आपके जीएसटी के, या किसी कंपनी में बिठाओ कि वहां से बिना गुड्स के नहीं जाएगा और वो इतने बड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो वहाँ टैक्स की चोरी की भी संभावना नहीं है। आज ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम उपभोक्ता अपनी फॉर्मेलिटी के लिए महीने में 2 दिन तो इसमें लगा रहता है व्यापारी कि किस तरीके से हम हमारी वो फॉर्मेलिटी करें। पहले बिल भेजेगा तो एक आधे घंटे में एक एम्प्लॉय रखेगा, उसकी कास्टिंग उसको आ रही है, वो बार बार ई वे बिल बनाएगा। अगर आप बताइए कि अगर मेरे इस कंसेप्ट से गए तो हमको ना तो कोई ई वे बिल की जरूरत है, क्योंकि वो लक्ष्य साबुन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो आप चाहे हरियाणा में बेचो, हिमाचल में बेचो, एमपी में बेचो या तमिलनाडु में बेचो, वो एक जगह ही है, उस पर एक जगह टैक्स चला गया। ना तो मालूम है कि अगर ये रोड पर भी पड़ा है तो ये जीएसटी पेड आइटम है, मेरा ऐसा मानना है। तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट को बहुत फोकस करना चाहिए और मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन 1-2 बार भेजे हैं, उन्होंने इसको कुछ बोला भी है कि हम कुछ देखेंगे, अब आगे ईश्वर इच्छा कहाँ तक जाए। क्या बात। और इस विषय पे बहुत जल्दी फिर हम बैठेंगे और आपसे इस पे विस्तार से साक्षात्कार करेंगे। सर 2 मिनट में आपकी नज़र में जीएसटी क्या है, आपका भी एक मत जान लेते हैं। वैसे जीएसटी का पूरा डिटेल ही मनीष राठी जी ने बता दिया है। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। क्या बात। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं और देश की उन्नति में आप ऐसे ही पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहें। बहुत धन्यवाद। इन
इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।